हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका अरिविहान की इस संभव सीरीज पर, जिसमें आपको मिलने वाले बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ और इस प्रकार की तैयारी जिससे 40 दिनों के अंदर बढ़िया तरीके के वन शॉट देखकर और बढ़िया तरीके की प्रैक्टिस कर कर आप लेकर आ सकते हैं 85% से ऊपर नंबर। साथ ही साथ यदि मन लगाकर तैयारी करोगे तो 90 और 95% भी कहीं दूर नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके उसकी पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस बढ़िया से कर ली होगी। अब उम्मीद कर रहा हूं कि चैप्टर 2 के भी तैयारी पर अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा अध्याय 2 क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक सीरीज में, एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। मैनर क्या है भाई? हमारा मैनर ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चैप्टर कितने अंक का आ सकता है। फिर हम चैप्टर के एक एक टॉपिक को थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे कि जल्दी से देखा जाए कि किस प्रकार से इसमें टॉपिक दिए गए। फिर हम बढ़ेंगे एक अंकीय प्रश्नों की तरफ, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, फिर देखेंगे सत्य असत्य, फिर हम देखने वाले हैं उसके बाद कि एक वर्ड वाले, एक शब्द वाले, एक वाक्य वाले उत्तर किस प्रकार से दिए जाएंगे। फिर शॉर्ट आंसर मतलब कि 2 अंकीय, फिर 3 अंकीय और फिर 4 अंकीय बढ़िया से प्रश्न देखेंगे और इस प्रकार से करेंगे हम इस लेक्चर को समाप्त। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि ये जो लेक्चर है, ये कितने नंबर का आ सकता है बेटा? ये चैप्टर 9 नंबर का, ये लेक्चर में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये कितने नंबर का आ सकता है बेटा? 9 नंबर का। हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब कि 1 अंक के प्रश्न 3 आ जाए। ठीक है, 2 अंक का सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न आएगा और 4 अंक का एक ही प्रश्न आएगा। तो ये 4, ये 2 और ये 3, तो 4 2 6 और 3 9। ठीक है, आगे बढ़ सकते, हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आ जाए। ठीक है, 2 अंक की प्रश्न एक भी ना आए और 3 अंक की प्रश्न एक आ जाए, 4 अंक की प्रश्न एक आ जाए, तो 4 3 7 और 1 8। क्या है ये भाई? यहाँ पे 8 लिखना ही चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, या फिर 2 3 5 और 4 9। किसी भी प्रकार से पैटर्न में ये 9 नंबर का बन सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, आप देखें तो यहाँ पर 4 4 4 मतलब 4 अंक की प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, 2 अंक की प्रश्न बनने की भी संभावना है, लेकिन 4 अंक की प्रश्न आने की ज्यादा से ज्यादा चांस है। जैसे 2024 का यदि आप पेपर देखें तो बढ़िया सा एक अंकित प्रश्न बन चुका है 4 अंक की। ठीक है, चलिए भाई अब अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न से। सबसे पहले तो हम चैप्टर को संक्षेप में देखेंगे कि भाई चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए, पहला स्थिर वैद्युत विभव एवं विभवांतर। चलिए समझते हैं स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं अनंत पे, कहा अनंत पे कोई आवेश Q नॉट है। क्या है? अनंत पर कोई आवेश Q नॉट है, जिसे मैं यहां पर रखे किसी आवेश Q तक लेकर आना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? किसी आवेश Q तक जिसका जो अपना विद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, यहां तक लेकर आना चाहता हूं। अच्छा, उस Q नॉट का ध्यान से नाम समझिएगा, एकांक परीक्षण धन आवेश। क्या नाम है बेटा इसका? एकांक परीक्षण धन आवेश। एकांक 1 कूलम का है, परीक्षण परीक्षण के लिए उपयोग कर रहे हैं। धन आवेश है, कैसा आवेश है बेटा? धनात्मक है। याद रखेंगे पूरा नाम, एकांक परीक्षण धन आवेश। तो किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना होता है वह आंकिक रूप से उस बिंदु पर स्थिर विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई? हम कह रहे हैं किसी चार्ज के ऊपर, किसी चार्ज के ऊपर, किसी आवेश के ऊपर जो कार्य करना पड़ता है वही हमारे लिए विद्युत विभव है, कह लीजिए स्थिर विद्युत विभव है। बात समझ में आई? तो क्या होता है बेटा? विभव एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आंकिक रूप से उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर W बटे में Q नॉट। अब विभवांतर क्या है सर? यहां तक तो लेकर आ गए। अब यहां से मान लीजिए बिंदु ए पर विभवांतर VA है, बिंदु बी पर विभवांतर VB है। मैं कह रहा हूं ए तक तो लेकर आ गए। अब जब ए से बी तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ा, ए से बी तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? विभवांतर VB माइनस VA। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। कह रहे हैं सर एक बिंदु आवेश है, क्या है बेटा? यहां पर हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q, इसके कारण इससे R दूरी पर इस बिंदु P पर बताइए विद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, इसका बढ़िया तरीके का एक डेरिवेशन हुआ करता है, व्युत्पत्ति करनी होती है, पर अभी फिलहाल डेरिवेशन की तरफ नहीं जाती है। मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बताता हूं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। ये सूत्र आपको याद रखना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, कूलाम का नियम याद है आपको? क्या होता था उसका सूत्र? वो होता था सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे में क्या होता था R स्क्वायर। ठीक है, ये बल का सूत्र हो गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, जब ये बल का सूत्र हुआ तो हमारे पास आवेश दो थे। अभी जैसे ही बल से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आऊंगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। क्या होता है, Q गायब हो जाता है। याद रखना, बल के टाइम पर 2 Q रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर एक Q गायब हो जाता है। जब अपन यही सूत्र से इस पर आते हैं तो एक R भी गायब हो जाता है, R स्क्वायर होता है R। तीनों के तीनों सूत्र एक जैसे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, क्या ये वाली चीज मैं करवाने वाला हूं अभी? बिल्कुल नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं करवाएंगे क्या? बहुत सिंपल सी बात बताता हूं भाई, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी क्वेश्चन के रूप में, हम दोनों क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं, तो दोनों टॉपिक अभी कवर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, समविभव पृष्ठ एवं इसके गुण क्या होते हैं। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। जैसे ये बिंदु पर 2 वोल्ट हो गया तो यहाँ पर भी कितना होगा बेटा, 2 वोल्ट होगा। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके गुण क्या है भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ इसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा बिंदु क्या है भाई, इसके एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तीसरा बिंदु क्या होंगे, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चौथा बिंदु, हमेशा समविभव पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं लंबवत होती हैं। आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, क्या सिंपल सा संबंध है भाई, E बराबर क्या होता है, माइनस डीवी बटे में डी आर, जहां पर डीवी अपॉन में डी आर क्या होता है, विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, विभव प्रवणता। मतलब कि जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक है, चलो भाई अभी अपन ने इसको देखा, कुछ और टॉपिक भी देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं और बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। किसकी तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए भाई, स्थिर विद्युत विभव ऊर्जा। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव में क्या ऊर्जा होती है, बहुत सिंपल सा सूत्र है, U बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है Q1 Q2 और बटे में होता है R स्क्वायर। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात? आप कहेंगे नहीं है सर कोई दिक्कत वाली बात। यदि आप ऐसा कहते हैं कि सर नहीं है कोई दिक्कत वाली बात, तो भाई डांट खाने के हकदार बन जाते हैं आप, क्योंकि ये बल का सूत्र है। यदि बल में से स्क्वायर हटा दूं, क्यों लिखा बेटा, याद रखेंगे अपने को क्या लिखना है, बल का सूत्र लिखना है और ये स्क्वायर हटा देना है, तो अपना किसका, ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा। तो जितने लोगों ने बोला कि सर सही है वो डांट खाने के हकदार है, और जितने लोगों ने गलती पकड़ ली थी, अपनी पीठ थपथपा लिए कि शाबाश हम सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चालक स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, परावैद्युत के बारे में पढ़ते हैं कि धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, परावैद्युत एवं परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत क्या होते हैं, ऐसी मटेरियल, ऐसे जैसे कागज हो गया, जैसे अलग अलग मटेरियल हो गया, ऐसा मटेरियल जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता, लेकिन विद्युत धारा के सारे प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र दिखाई देगा, विद्युत प्रभाव दिखाई देते हैं उसमें, इस चीज को अपन कहते हैं परावैद्युत। परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं हमारे पास बढ़िया से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से बनी हुई थी, विद्युत क्षेत्र बना हुआ था। यदि यहाँ पर मैं एक परावैद्युत माध्यम रख दूं तो क्या होगा भाई, ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ध्यान से समझिएगा, यदि ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज है तो माइनस इस तरफ इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, प्रेरित हो जाएंगे, और यहाँ पर प्लस का आवेश मतलब धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा, तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में बना लेगा। ये जो विपरीत दिशा में ध्रुवित हो जाता है ना, इसे हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। आगे, परावैद्युतांक क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो अपनी ई नॉट है प्रारंभिक और नेट वाली, इनको यदि अपन निकालेंगे, इनका एक अनुपात निकालेंगे तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। ठीक है, क्या है भाई, यहाँ पर जो ई नॉट है ये प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये ई क्या है, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनका अनुपात के परावैद्युतांक कहलाता है। ध्रुवण सदिश क्या कहलाता है सर, बहुत सिंपल सी बात है, ध्रुवण सदिश जो होता है, जो अपन निकालते हैं ना, क्या होता है भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो निकालते हैं अपन, उसी का यदि अपन प्रति एकांक आयतन का निकाल लें, P बटे में V कर लें अपन, ठीक है, होता है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, P बराबर 2QL, उसका यदि अपन एकांक आयतन का निकाल लें तो क्या कहलाएगा अपने लिए, ध्रुवण सदिश कहलाएगा। आगे, विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है, ये जो होता है P, ये अनुक्रमानुपाती होता है E के, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाइए तो एक एक्स जैसा चाय का निशान बन जाएगा, इसे हम कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं, परावैद्युत समर्थ क्या होता है बेटा, ये जो अपन ने आवेश बनाए, ये जब तक टूटते नहीं है, इनकी ताकत
कि कितने समय तक ये रुकते हैं, और ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, तब वो सामर्थ्य नहीं रह गया, उनका सामर्थ्य हट गया, उनकी शक्ति हट चुकी है। ठीक है, पर उसके पहले क्या हो जाएगा, ये विद्युत सामर्थ्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले टॉपिक क्या है। अगले टॉपिक देखते हैं कि बढ़िया से टॉपिक विद्युत धारिता क्या होता है बेटा। किसी भी ऐसी कोई वस्तु है जो आवेश धारण कर सकती है, उसके आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। सूत्र कैसे आता है बेटा, बहुत सिंपल है, Q बराबर CV होता है, तो C का सूत्र हो जाता है Q बटे में V। क्या हो जाता है, Q बटे में V। गोलीय चालक की धारिता यदि अपन बात करें तो इसका होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में हो जाता है R। यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करें तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में क्या आ जाता है D। ठीक है, ये धारिताओं के सूत्र है, इसका निगमन भी होता है, बहुत अच्छा होता है, आप सीख भी लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आने के चांसेस, इसको भी नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि लास्ट सेकंड क्वेश्चन यही करवाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में संयोजित संधारित्रों की कुल धारिता। अभी ध्यान देना, दो सूत्र होते हैं, C बराबर C1 धन C2 धन C3 समांतर क्रम में, और वही श्रेणी क्रम की बात करूं तो 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 और धन में 1/C3 सीरीज मतलब कि श्रेणी क्रम में। यदि इन सूत्रों के आधार पर आप बढ़िया तरीके के आंकिक प्रश्न कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आंकिक प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, आगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसके बेस पर मैं करवाने वाला हूं पुनर्वर्तीकरण में ऊर्जा, आज का क्वेश्चन जो अपना इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे सेव करते हैं क्लीन और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा सुंदर सा वो पहला क्वेश्चन क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अभी करने जा रहे हैं सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा क्या है। हम बात कर रहे हैं विद्युत बल रेखाओं और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो पृष्ठ है हमारे पास, ये एक जो तार होती है, कह लीजिए यदि इसको आवेशित किया गया तो इसका पूरा का पूरा पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ। इससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं वो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। एक और बात, मैं आपको एक और सरफेस दिखाता हूं, देखिए ये हमारे पास सरफेस है, यदि ये एक समविभव पृष्ठ है तो इससे निकलने वाली रेखा इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही होंगी, 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई इसको सेव करते हैं क्लीन और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है। आवेशित गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र है। देखो बेटा, आवेशित खोलीय खोल, क्या बोला है, खोलीय खोल नहीं गोलीय खोल बोला गया है, ध्यान से समझना। हमारे पास ये जो है, हमारे पास एक स्फीयर है, एक बॉल है, बॉल के अंदर कितना भैया विद्युत क्षेत्र होता है ये पूछा गया है। आपको बता दो, जो V होता है वो यहाँ पे नियत होता है, नियत मतलब कि जो विभव होता है वो किसी बॉल के अंदर कैसा होता है, नियत होता है। अब अपने पास सूत्र है, E बराबर क्या लिखा बेटा अपन ने, -dV बटे में dr। ठीक है, जो V है वो कैसा है, नियत है, और किसी भी नियतांक का जब आप अवकलन करते हैं, याद रखिएगा, जब भी किसी नियतांक का अवकलन करते हैं तो उसका उत्तर कितना आ जाता है, शून्य आ जाता है। क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जो कि आंसर है शून्य। मतलब आवेशित गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। याद रखिएगा, यदि आपसे खुद से सॉल्व करते आंसर बनते हैं तो आपको बाकी का ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि तुम खुद से सॉल्व करते हो, खुद से दिमाग लगाते हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो पहला देखा आपने, बोला सही है, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, देख जरूर लेना, थोड़ा बहुत कहीं छोटी मोटी गलती ना हो। कॉन्सेप्ट सारे याद रखिए और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, चलो भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। जो बाह्य विद्युत क्षेत्र को खालिस्तान है, खालिस्तान है मतलब बढ़ाता है, घटाता है या कोई प्रभाव नहीं डालता है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर बढ़िया से एक प्लेट बनाई जिस पर अपन ने दे रखा है प्लस का क्यू आवेश, तो इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, इस तरफ आ जाएगा सारा का सारा प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, चलो यहाँ पे तो प्लस का क्यू आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ अपन एक बढ़िया से प्लेट लगाते हैं, इसमें इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब प्रेरित हुआ, इसमें प्लस, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे बनता है माइनस का आवेश। ठीक है सर, माइनस का आवेश। अभी हम इसको पृथ्वीकृत नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से प्लस से माइनस की तरफ बढ़िया से सुंदर सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी अपने को E0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं कहता हूं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत में, परावैद्युत एक मटेरियल होता है,
ठीक है। मान लेते हैं लकड़ी का कोई टुकड़ा है, कागज भर के अपन ने कुछ रख दिया है यहाँ पर। अब जब आप इसको इस प्रकार से रखते हैं तो ये यहाँ पे यदि प्लस का आवेश है मतलब धन आवेश है, तो धन आवेश की वजह से यहाँ पर क्या प्रेरित हो जाते हैं, ऋण आवेश प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऋण की वजह से क्या प्रेरित हो जाता है बेटा, धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इसकी वजह से अंदर ही अंदर एक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है जो प्लस से माइनस की तरफ मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। क्योंकि ये ध्रुवण हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ईपी, पी मतलब पोलराइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। यहाँ पे परावैद्युत का क्या हो गया, ध्रुवण। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है, आप ध्यान देंगे तो जो अपने पास ध्रुवण का बढ़िया तरीके से क्या बेटा, ध्रुवण की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी है ध्रुवण की वजह से, वो उसकी दिशा इस तरफ है। वहीं पर यदि अपन दूसरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें जो शुरुआत में थी, वो इस तरफ है। अब यदि आपको कुल निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल सी बात है, आपको ई नॉट में से ये ईपी वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा मतलब एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र को घटाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलो भाई, अब देखें अगले प्रश्न को, देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं बेटा, ये जो प्रश्न है ना ये पहले चैप्टर से है, ठीक है। सिंपल सी बात बता दूं आपको, ये पहले चैप्टर से है। बोला एक लंबे आवेशित बेलन जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। हमारे पास एक बढ़िया सा आवेशित बेलन है, इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है बेटा, लैम्डा है। क्या है बेटा, इस पे प्लस का पूरा चार्ज रखा हुआ है और इसकी वजह से इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। आपको बता दूं ये पहले चैप्टर का है। मैं जब डाल रहा था क्वेश्चन मैंने देखे भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इसको भी अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिट 1 बन के 2 चैप्टर बनते हैं, 1 और 2 मिला के एक यूनिट एक इकाई बनती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया भाई इसके चारों तरफ एक बेलन और है। क्या बोला गया, सर इसके चारों तरफ एक बेलन और है, तो लो भाई इसके चारों तरफ एक बेलन और ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो बेलन है ये भी बेलन बेटा खोखला है। कैसा बेलन है, ये बेलन भी कैसा है, खोखला बेलन है, ठीक है। चलो भाई, ये बेलन ले लिया गया। आपसे बोला गया एक लंबे आवेशित बेलन जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है, को एक खोखले समाक्षी चालक बेलन से घेरा गया है। अब दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कह लेते हैं। चलो भाई, कह लेते हैं कि हमारे पास दोनों बेलनों के बीच में यहाँ पर r दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, ठीक है। अपन क्या करते हैं भाई, गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ होगा। कैसा, गॉसियन पृष्ठ होगा, है ना। काल्पनिक पृष्ठ जो होता है उसे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब ये पूरा बेलन वाला कॉन्सेप्ट बन गया और बेलन की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी, वो होती थी लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में r। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इसे सेव करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगले प्रश्नों में आएंगे सबसे पहले रिक्त स्थान। क्या आएंगे, रिक्त स्थान। क्या प्रश्न पूछा गया है, 1 वोल्ट बराबर खालिस्तान स्टेट वोल्ट होता है। भाई इकाइयों का हेर फेर है, अच्छे से याद रखिएगा। 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। कितने, 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर खालिस्तान जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। अभी ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप कहेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, मैं ये पूछ लूं तो क्या बोलोगे, आप कहोगे सर वोल्ट आया मतलब वोल्टेज है। नहीं, वोल्टेज नहीं है। यदि ऐसा बोलते हो बेटा तो डांट खा जाओगे। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है जूल मतलब ऊर्जा। आपसे कभी कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, आप बोलेंगे सर ऊर्जा का मात्रक है। अभी समझना ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैं कहता हूं भाई हमारे पास एक चालक है, एक कंडक्टर है, ठीक है। इस चालक के सिरों के मध्य यदि मैं वोल्टेज लगाता हूं, कितना वोल्टेज लगाता हूं, मैं कहता हूं 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाता हूं। कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाता हूं, ठीक है। 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये दौड़ना चालू करेंगे। धारा इस तरफ बह रही है मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ना चालू करेगा तो वो कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। क्या होता है, 1 वोल्ट का जब हम जो है विभवांतर लगाते हैं किसी चालक के सिरों के मध्य, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए कुछ ना कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, उनके पास कुछ ऊर्जा आ जाती है। उसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, ई का मान बता दीजिए। ई का मान यदि आपको याद ना आ रहा हो तो मैं बताऊं, होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, है ना, होता है ना। अभी ध्यान देना, बस यहीं पर ये लिख दीजिए 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल के बराबर। अगला प्रश्न है
वायु की परावैद्युत सामर्थ्य वोल्ट पर मीटर है। कितने वोल्ट पर मीटर है? आओ तो मैं मान बताता हूं। ये होता है 3.0 गुणे 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। आवेश के पुनरावर्तीकरण में हमेशा ऊर्जा का खालिस्तान होती है। ठीक है, अपन करते हैं ऊर्जा की खालिस्तान होती है। अभी ध्यान देना, लाभ होता है या ऊर्जा का लाभ होता है या ऊर्जा की हानि होती है। ध्यान से समझेंगे। मैं कहता हूं जब मैं दो चालकों को जोड़ता हूं, ध्यान से समझना, मैं कहता हूं इसका जो धारिता है C1 है, इसका विभव V1 है, इसकी धारिता C2 है, इसका विभव V2 है। जब मैं तार के माध्यम से इसको जोड़ता हूं ना, तो इसमें से एक में से दूसरे में से क्या होता है, आवेश प्रवाहित होना चालू हो जाते हैं। ये आवेश तब तक प्रवाहित होते रहते हैं जब तक दोनों का विभव सेम ना हो जाए। ठीक है, अब दोनों का विभव सेम तो हो जाता है, लेकिन इस सारे कर्मकांड में क्या होता है, ऊर्जा की कुछ ना कुछ हानि हो जाती है। किस प्रकार से होती है समझेंगे, ध्यान देंगे। ये जो तार है कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, ऊष्मित हो जाती है, या कह लूं इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा बन जाती है। इसकी वजह से ये तार गर्म होती है और ऊष्मा के रूप में कुछ ना कुछ ऊर्जा का हानि हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है बेटा, ऊर्जा की हानि होती है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों को भी कवर कर लिया है। अब अपन बढ़ते हैं सत्य और असत्य की ओर। इसकी ओर बढ़ते हैं अपन, सत्य और असत्य की ओर के देखते हैं सत्य असत्य किस प्रकार से काम करते हैं। पहला प्रश्न, बिंदु आवेश से अनंत दूरी पर विभव अनंत होता है। क्या बेटा, बिंदु आवेश से अनंत दूरी पर विभव अनंत होता है। कह रहे हैं हमारे पास एक बढ़िया सा आवेश है सर, यही यहाँ पर प्लस का क्यू, कह रहे हैं इससे अनंत दूरी पर, अनंत दूरी यदि मैं लेके जाता हूं, मैं कहता हूँ चांद, चांद देख लो यहाँ से अपनी अर्थ से चांद, पृथ्वी से चांद बहुत दूर है ना, तो चांद तक ले जाओ, या पे कह लूं और ज्यादा सूरज तक ले जाओ, वहां पर इस बिंदु आवेश की वजह से वहां पर विभव क्या होगा, अनंत होगा, ये बोला गया। अभी ध्यान देना, सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q बटे में R। अब R का मान क्या बोला, अनंत, तो अपन लिखते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में अनंत। अब किसी भी चीज को अनंत से भाग कीजिए, किसी भी चीज को अनंत से आप भाग कीजिए, देखिए सिंपल सी बात, अनंत की तरफ नहीं बढ़ते हैं, पहले सिंपल, जब मैं एक को एक से भाग करता हूँ, समझना, जब मैं एक को एक से भाग करता हूँ क्या आता है बेटा, एक। जब मैं एक को दो से भाग करता हूँ 0.5। जब मैं एक को 5 से भाग करता हूँ 0.2। जब मैं एक को 10 से भाग करता हूँ 0.1। अभी जब मैं एक को 100 से भाग करता हूँ तो क्या आएगा, 0.01। एक को 1000 से भाग करूँ तो 0.001, और ऐसे बढ़ते जाएंगे। जब मैं 1000 और फिर 10 लाख फिर करोड़ों तक जाऊं तो क्या आएगा, 1 बटे में, या इसका उत्तर क्या आएगा, 0.000000 और 00, और इस प्रकार से बहुत सारे शून्य, तब जाके कहीं पर एक आएगा। इसी प्रकार से जब मैं अनंत से करूंगा तो इसका उत्तर यही आएगा, 0.0000। जब इतने सारे शून्य आ रहे हैं तो अपन कह सकते हैं ना कि ये लगभग किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो Q बटे में अनंत मतलब शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित में शून्य, मतलब विभव कितना आ गया, शून्य। मतलब कि एक बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है, शून्य, और यहाँ पर क्या लिखा है, अनंत, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। आगे, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जी हाँ, ये तो अपन ने पढ़ा है। यदि अपन एक गोले की बात कर लें या अपन एक बेलन की बात कर लें, इसमें सब में अंदर विद्युत क्षेत्र अपन क्या लेकर चलते हैं, शून्य लेकर चलते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या विद्युत विभव एक अदिश राशि है? मैं कहता हूं बेटा एक बार बताओ, 2 वोल्ट की बैटरी है और एक और उसी के साथ 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिए, कितने वोल्ट की हो गई सर, 4 वोल्ट की हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, 2 वोल्ट की बैटरी में 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दो, कितने वोल्ट की बन जाएगी, 4 वोल्ट की बन जाएगी। अर्थ क्या हुआ इसका, अर्थ ये हो गया सर कि अपन डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी राशि जिसको अपन डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं, इन राशियों को अपन क्या कहेंगे, अदिश राशि। जिसमें दिशा नहीं होती है, जिसमें दिशाएं होती है उसको आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, वहां दिशाओं का ध्यान रखना होता है। तो लिखा हुआ है विद्युत विभव एक अदिश राशि। जी हाँ सर, ये भी एकदम सत्य है। जी हाँ सर, ये भी एकदम सत्य है। आगे बढ़ते हैं, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विभव हमेशा शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति समझते हो ना, मैं कहता हूं ये हमारे पास माइनस का क्यू आवेश है, ये हमारे पास प्लस का क्यू आवेश है, इसके केंद्र से r दूरी पर, यहाँ पर इस बिंदु पर कोई P पॉइंट बिंदु है, वहां पर विभव ज्ञात करो। बोलेंगे सर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 0 होता है, अर्थात शून्य होता है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य। सर कैसे होता है, 3 अंकीय प्रश्न बन सकता है, ये भी मैं आपको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सत्य और असत्य कवर कर लिए हैं। अब अपन बढ़ते हैं एक अंकीय प्रश्नों की ओर और देखते हैं वो एक अंकीय प्रश्न अर्थात एक शब्द के प्रश्न क्या हो सकते हैं या एक वाक्य के प्रश्न क्या हो सकते हैं। वाक्य में उत्तर दीजिए, क्या लिखा हुआ है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर देंगे हम। लिखा हुआ है विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए। क्या लिखा हुआ है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र। देखो बेटा याद तो तुम कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे सर, अभी याद करना अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए जो जिम्मेदारी वाली बात है वो ये है कि बना कैसे ये तो मैं आपको बता दूं। देखो हमारे पास विभव का सूत्र क्या होता है भाई, हमने सिंपल सी बात की सर, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही आंकिक रूप से विद्युत विभव के बराबर होता है। मतलब कि आवेश के ऊपर, एकांक परीक्षण धनावेश के ऊपर जितना कार्य करना होता है, ऊपर क्या लिखा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कि कार्य, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है हमें अच्छे से याद होना चाहिए सर, वो हुआ करता है हमारे पास ml2t-2, ठीक है, बटे में ध्यान देते हैं क्या लिखा है क्यू नॉट, क्यू नॉट मतलब कि एक आवेश है, एकांक परीक्षण धन आवेश है। ये जो आवेश होता है, आवेश का विमीय सूत्र मेरे नाम से याद रखो, अभिषेक तिवारी बोले तो एटी, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर लिख देंगे हम एटी, ए ऊपर जाएगा पहले तो टी ऊपर ले जाते हैं, हो जाएगा ml2, t-2 है तो t-3 हो जाएगा और ए हो जाएगा माइनस का 1। ये हमारे पास विद्युत विभव का विमीय सूत्र हो गया। क्या लिखा था, विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए। आप लिखेंगे ml2 t-3 a-1। आप कहेंगे सर पूरा सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं, जितना पूछा उतना लिखो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर के बीच संबंध बताने वाला व्यंजक लिखिए। क्या संबंध बताने वाला व्यंजक है सर, ये होता है E बराबर माइनस dV बटे में dr, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक है, आओ तीसरा प्रश्न देखा जाए, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। क्या लिखना है, व्यंजक लिखना है, निगमन करना है मतलब निगमित करेंगे, लिखना है तो केवल लिखते हैं। क्या था बेटा अपने पास, अपने को यू लिखना और लिखना है कूलाम के नियम से बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में क्या होता है R की घात 2। ठीक है, सबसे पहले कूलाम के नियम से बल का सूत्र लिख दीजिए और उसमें से एक स्क्वायर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, विद्युत क्षेत्र में या कह लीजिए इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, एक फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। अच्छा बढ़िया सा प्रश्न है, वैसे तो इसका उत्तर सिंपल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी जो जिम्मेदारी बनती है उस हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। देखो एक फैराड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या क्या होगी, आओ भाई, गोली चालक की त्रिज्या का जो सूत्र था वो था हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणित में क्या था आर, धारिता का सूत्र। ठीक है, आर का मान निकालना त्रिज्या, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला है, कितने फेराड बोला है सर, एक फेराड, एक फेराड मतलब सी का मान कितना रख दीजिए, एक रख दीजिए, आर कितना आ जाएगा अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चा बच्चा जानता है, जो 12वीं क्लास का बच्चा है वो कहलाता है अपने पास 9 गुणित 10 की घात 9। आर बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 9, चूंकि त्रिज्या है मतलब आएगा उत्तर मीटर में। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 3 जीरो और निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 6, ये हो गया किलोमीटर। देखो बेटा ये उत्तर आ चुका है, आप ये उत्तर लिख देंगे 9 गुणित 10 की घात 9 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर मिलेगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं कहता हूँ 3 जीरो निकालिए, मैं कहता हूँ 9 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर, मतलब 9 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और फिर लाख 10 लाख, मतलब कि 90 लाख किलोमीटर त्रिज्या का क्या चाहिए हमको, यदि हम बनाना चाहते हैं बढ़िया तरीका का बढ़िया धारिता वाला एक स्फेरिकल कंडक्टर मतलब कि गोलीय चालक, तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 90 लाख किलोमीटर। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 6400 किलोमीटर। और हमको यदि एक ऐसा संधारित्र चाहिए, एक ऐसा गोलीय संधारित्र चाहिए जिसकी धारिता 1 फैराड हो, तो हमको त्रिज्या कितनी रखनी पड़ेगी उसकी, 90 लाख किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। अब सोचो जब इतनी बड़ी पृथ्वी 6400 किलोमीटर की त्रिज्या है तो 90 लाख किलोमीटर मतलब कितना बड़ा संधारित्र बनाना पड़ेगा। मतलब कि एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि यह संभव नहीं है कि एक गोलीय संधारित्र बना पाए जिसकी धारिता 1 फैराड हो। बढ़िया तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा 90 लाख किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, मतलब कि यह संभव
नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। लिखना चाहो तो 90 लाख किलोमीटर भी लिख सकते हो, याद रखना अच्छे तरीके से। अपन बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हम कि 2 अंकीय प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। 2 अंकीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है समविभव पृष्ठ क्या है। सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता। देखिए आपको पहले बता दूं, संभव सीरीज कुछ इस प्रकार की सीरीज है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम छांट कर लेकर आए और यदि मन लगाकर तैयारी करते हो तो बढ़िया अच्छे से नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इनको बढ़िया से नोट करो, नोट्स बनाओ। वैसे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, जिसमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन हो। ठीक है, चलो नोट्स जरूर बनाते चलना। प्रश्न है समविभव पृष्ठ क्या है। तो देखो ये एक प्रश्न हुआ और यहाँ पर अपने को दूसरा प्रश्न मिल रहा है, तो इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा, इस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या लिखेंगे बेटा, हम लिख देंगे एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है बेटा, विभव समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समान रहता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब समझेंगे बेटा, यदि इस बिंदु पर आपको 2 वोल्ट का विभव मिल रहा है तो इस बिंदु पर भी कितना होगा बेटा, 2 वोल्ट का विभव होगा। इस बिंदु पर भी कितना होगा बेटा, 2 वोल्ट का विभव होगा। ठीक है, ये नॉर्मल लिख रहा हूं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। बिल्कुल कोई काम नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है। आओ इसे सिद्ध करते हैं। देखो यदि हम बात करें विभवांतर की, किसकी बात करते हैं हम करते हैं बात विभवांतर की। तो विभवांतर क्या होता है बेटा, VB माइनस VA बराबर W और बटे में क्या आ जाता है Q। W यदि मुझे कार्य ही निकालना तो क्या हो जाए बेटा, ये हो जाए VB माइनस VA इंटू में क्या आ जाएगा Q। किंतु परंतु बंधु, यदि मैं कहूं समविभव पृष्ठ, यदि मैं कहता हूं कि किंतु जो समविभव पृष्ठ है क्या है, समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ में क्या होता है बेटा, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में जो VA है वही VB है और वही V है, वही 2 वोल्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक बिंदु पर पोटेंशियल सेम रहेगा, विभव सेम रहेगा। मतलब जो A पर रहेगा, यदि कहता हूँ ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो सब जगह पे विभव सेम रहेगा। तो मैं VA चाहे VB चाहे V लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा W बराबर V माइनस V इंटू में Q, या फिर V माइनस V कितना हो जाएगा बेटा, 0 इंटू में Q। मतलब कि W कितना आ गया, 0। क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि VB माइनस VA कितना आ जाएगा, 0। इसको दूसरे शब्दों में अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि हर जगह पे विभव सेम रहेगा तो VB बराबर VA होगा, या फिर कह लो VB माइनस VA बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का Q से मल्टीप्लाई किया, उत्तर क्या आ गया, 0। इसका अर्थ क्या है, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा 2 अंकीय अगला प्रश्न क्या है। 2 अंकीय प्रश्न है विद्युत परिरक्षण क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। देखिए ये हमारे पास है, ये 1 अंकीय प्रश्न है और ये एक उदाहरण लिखने पर 1 नंबर और मिल जाएगा। ठीक है, विद्युत परिरक्षण क्या है, विद्युत परिरक्षण के दूसरे नाम भी मिल सकते हैं, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। हम कहते हैं हमारे पास बढ़िया सी एक कार थी सर जी, और कार से हम जा रहे थे घूमने, घूमने तो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने क्या देखा, रास्ते में हम देखते हैं कि बढ़िया तरीके का तूफान आ रहा है। ठीक है, अब हमने फिजिक्स की किताबों में पढ़ा है, अभिषेक सर ने भी समझाया है, अरिबिहान पे भी कई बार हम ये पढ़ चुके हैं कि सर जब भी ऐसी लाइटनिंग हुआ करे ना, तो कार के दरवाजे बंद करने हैं हमको और कार के अंदर बैठ जाना है। क्या करना है बेटा, कार के दरवाजे बंद करने हैं और कार के अंदर बैठ जाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज समझिए ना, बिल्कुल समझिए। बस ये अपना एक उदाहरण हो गया, क्या हो गया बेटा, ये एक उदाहरण हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब कि विद्युत परिरक्षण का। अब इसका मतलब क्या है, विद्युत परिरक्षण एक ऐसी परिघटना है जिसमें एक क्षेत्र को, एक स्पेस को अपन क्या करते हैं कि क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र से हटा देते हैं या उसमें से विद्युत क्षेत्र खाली कर देते हैं। अर्थात क्या है, मान लेते हैं इस पे यदि कोई भी आवेश जाएगा, मान लेते हैं बिजली कड़कती है, तो क्या रहेगा, इसके पृष्ठ पर ही आवेश रहेगा। क्या आपको कार के अंदर आवेश दिखाई देगा, जी नहीं सर, कार के आवेश अंदर कोई भी आवेश नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, एक जगह को हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रहित बना देते हैं,
एक स्पेस को, एक जगह को विद्युत क्षेत्र रहित बना देते हैं। इस परिघटना को हम विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जब हम बिजली कड़क रही हो या बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा हो तो हमें कार के अंदर शांति से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश कहाँ होता है भाई, सरफेस पर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा विद्युत परिरक्षण का उदाहरण भी हो गया। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं 2 अंक के प्रश्नों में और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, परावैद्युत क्या है? बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और मुझे पर्सनली ये पसंद आता है पढ़ाने के टाइम। ध्यान से समझेंगे, परावैद्युत क्या है 1 नंबर, परावैद्युतों का ध्रुवण क्या है 1 नंबर, तो टोटल 2 नंबर। परावैद्युत क्या है ये समझते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। क्या प्रश्न है? सिंपल। अभी बताइए, सबसे पहले जैसे ये हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड के पीछे तार लगे होंगे, तार में करंट फ्लो रहा है। करंट किसकी वजह से बहता है? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनों की वजह से। बिल्कुल सही, करंट किसकी वजह से बहता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं साइड में, आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं, क्या आप ये बात मानते हैं कि जो कागज होता है, कागज में इलेक्ट्रॉन होता है? आप कहते हैं सच में इलेक्ट्रॉन होता है? अरे भाई, पूरे ब्रह्मांड की हर एक छोटी से छोटी वस्तु छोटे छोटी चीजों से मिलकर बनी है, जिसे हम एटम कहते हैं, मतलब परमाणु कहते हैं, और प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुआ करते हैं। अभी याद आया? तो आप कह सकते हैं कि हर एक कागज में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, हम ये वाली बात कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई जैसा इलेक्ट्रॉन, यदि आपको यकीन ना हो रहा तो चलो एक काम करो, अपना पेन लो, पेन को इस प्रकार से घिसो, अपनी जो कॉपी है ना, उस कॉपी में से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लो, इसको चिपकाओ, क्या ये चिपक जाएगा? जी सर। हाँ, मतलब विद्युत प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बात समझ में आ गई। तो क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि यदि करंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहता है, करंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहता है और कागज में इलेक्ट्रॉन है, तो मैं जितने भी तार है मेरे घर के वो सारे तार हटा देता हूं और क्या लगा देता हूं? कागज। हर जगह पे कागज लगा देता हूं, करंट बहेगा। आप कहेंगे सर करंट तो नहीं बहता। अच्छा, मतलब कागज वो चीज है जिसमें से करंट नहीं बहता, कागज वो चीज है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। बात समझ में आ रही ना? कागज वह चीज है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। पर भाई जब तुम इस प्रकार से पेन को ऐसा घिस रहे थे और ऐसे कागज चिपक रहा था, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव तो दे रहे हैं ना, मतलब विद्युत प्रभाव दिखाई देते हैं, विद्युत प्रभाव दिखाई देते हैं, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। मतलब कागज परावैद्युत का एक उदाहरण हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। परावैद्युत क्या है? परावैद्युत वे पदार्थ हैं जो अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव दिखाई देता है उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है हमारे पास? परावैद्युतों का ध्रुवण क्या है? सिंपल सी बात है कि परावैद्युतों का ध्रुवण बता दूं मैं आपको, क्योंकि परावैद्युत तो बता दिया। क्या? ऐसे पदार्थ जिनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन विद्युत प्रभाव दिखाई देते हैं, क्या कहलाएंगे? परावैद्युत कहलाएंगे। परावैद्युतों का ध्रुवण क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कई बार दिखा चुका हूं अभी में। मैं कहता हूं देखो, यहाँ पर अपन ने क्या दिया भाई? धनात्मक आवेश, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या दे दिया भाई? यहाँ पर दे दिया हमने ऋणात्मक आवेश। अब इन दोनों के बीच में अपन क्या रखते हैं? असल में ऋणात्मक आवेश यहाँ नहीं दिया है, ये इसकी वजह से प्रेरित हो गए। अब यदि मैं इन दोनों के बीच में एक परावैद्युत माध्यम रख दूं, चाहे लकड़ी का एक टुकड़ा रख दूं, कागज से भरा, कागज भी परावैद्युत है। ठीक है, वैक्स, मोम वगैरह, तो इस प्लस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर क्या प्रेरित हो जाएगा बेटा? धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? इसमें जो ध्रुव रहे होंगे, जो किसी भी प्रकार से रखे रहे होंगे, वो एक प्रकार से ध्रुवित हो गए ना, तो ये कहलाता है अपने पास परावैद्युत का ध्रुवण। इसलिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है उसे हम लिखते हैं ईपी। ईपी मतलब कि पोलराइजेशन की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बन चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अब 3 अंकीय प्रश्नों में बढ़ेंगे। और 3 अंकीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। मतलब कि चाई वो जो है जैसा बनता था और के, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। 3 अंकीय प्रश्नों में ये प्रश्न आपसे शायद टकरा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवृत्ति, पहले तो मैं आपको बता दूं विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। देखो, विद्युत प्रवृत्ति को समझाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ध्रुवण सदिश क्या होता है। ध्रुवण सदिश क्या होता है? जो आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, पढ़ा है ना अपन ने। तो ये सारी चीजों में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, छोटा वाला पी, उसको यदि एकांक आयतन का यदि निकाल लें तो क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यदि अपन एकांक आयतन का निकाल लें तो क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो ध्रुवण सदिश होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। कैसे? आप जानते हैं जितने ज्यादा ध्रुव
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उतना ज्यादा क्या आपको मिलेगा, विद्युत ध्रुवागुण मिलेगा, उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, ध्रुवण सदिश मिलेगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाने के लिए, और अपन इसका परिमाण भी लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास अनुक्रमानुपाती का निशान हटाने के लिए हम एक जैसा एक चिन्ह बनाते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं चाई, और ये होता है हमारे पास विद्युत प्रवृत्ति। क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, चाई ई। इस सूत्र को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान से समझ। ठीक है, आगे आपको बता दो ध्रुवण सदिश किसके बराबर होता है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो ध्रुवण सदिश होता है, जो ध्रुवण सदिश होता है अपना P, वो सिग्मा के बराबर होता है। सिग्मा मतलब कि क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हिंदी में यदि अपन इसको बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब अपन कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जो ई नॉट होता है, मतलब कि प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो अंत में आती है, उनका अनुपात क्या कहलाता है, के कहलाता है। अब प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आइए बना के बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये चित्र इतनी बार बना चुका हूं कि अब आप समझ चुके हैं कि सर यहाँ पर धनावेश है, और इसकी वजह से दूसरी तरफ की एक प्लेट पर ऋण आवेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ऋण आवेश बन जाएगा। ठीक है, फिर सर इसके अंदर क्या करना है, अपन को इसके अंदर एक परावैद्युत माध्यम रखना है। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदी में यदि आप सही शब्दों में कहें ना, तो इसको बोलते हैं हम परमविद्युत गुटका। ठीक है, एक गुटका रखा, गुटका गुटका। ठीक है, चलो भाई, प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा। जी सर, यहाँ पर कैसा, धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो सर अंदर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी जिसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ईपी, और बाहर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रखी है पहले से, जिसे हम बोलेंगे E0 E नॉट। ठीक है, जो इसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, अब विपरीत दिशाएं देखो, ये जो E नॉट है वो ऊपर लिखा हुआ है, अब जो E है वो कुल जो तीव्रता आने वाली, कुल जो तीव्रता आने वाली वो कैसे निकालेंगे, हम करेंगे सर E में से माइनस कर देंगे, ई नॉट में से जब अपन ईपी माइनस कर देंगे, ध्रुवण की वजह से जो तीव्रता बनी, तो अपना कुल आ जाएगी। तो ये जो शुरुआत वाली थी वो कुल वाली, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है, के कहलाता है। ठीक है, ई नॉट माइनस में ईपी। अभी जो ई होता है, ध्यान से समझना, जो ई होता है उसको हम क्या कहेंगे सर, वो तो होता है सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, किंतु परंतु बंधु, यदि आप सिग्मा की बात ला ही चुके हैं, तो सिग्मा तो भाई ध्रुवण सदिश पी के बराबर होता है, तो अपन वहां पे ध्रुवण सदिश लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई बराबर ई नॉट माइनस ध्रुवण सदिश बटे में एप्सिलॉन नॉट। किंतु परंतु बंधु, अब जब आप ध्रुवण सदिश की बात कर चुके हैं, तो ध्यान दो ध्रुवण सदिश किसके बराबर होता है, P बराबर चाई गुणित में E, मतलब विद्युत प्रवृत्ति गुणित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन लिखते हैं कि P बराबर जो होता है वो होता है चाई गुणित में E। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर ई नॉट में से घटा दो चाई। ठीक है, क्या घटा दो बेटा, चाई, और गुणित में ई, और बटे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर भी ई दिख रहा है, वहां पर भी ई दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, ई से दोनों पक्षों में भाग कर देते, तो ई कट जाएगा। बिल्कुल, तो हम कहते हैं ई से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ई से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है, यदि अपन ई से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं तो क्या होगा बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ई बटे में आएगा ई, यहाँ पर ई नॉट बटे में क्या आ जाएगा अपने पास ई, और यहाँ पर माइनस करके चाई ई बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें भी क्या आ जाएगा अपने पास ई। ध्यान से समझना, ये ई से ई कटेगा तो एक बचेगा, ये ई से ई कटेगा तो यहाँ एक नहीं लिख रहा हूँ, पहले से चाई और बटे में एप्सिलॉन नॉट है, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं कि सर किंतु ई नॉट बटे में ई क्या होता है के, तो हम लिखेंगे एक बराबर के माइनस चाई और बटे में एप्सिलॉन नॉट, माइनस वाला यहाँ आ जाए तो ये चाई प्लस में अपन में एप्सिलॉन नॉट हो जाए, और प्लस का वन वहां जाके माइनस का एक हो जाए, एप्सिलॉन नॉट जाके गुणा हो जाए तो ये हो जाए एप्सिलॉन नॉट गुणित में के माइनस वन। तो इस प्रकार से हमने विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस इसके साथ थोड़ा सा हिंदी में अपने पास बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन कर देना, मतलब कुछ कुछ कहानियां लिख देना कि विद्युत प्रवृत्ति ऐसे होती है, माना कि यहाँ पर परावैद्युतांक गुटका रख दिया आपने, ऐसी थोड़ी बहुत कहानियां लिख देंगे, थोड़ा डिटेलिंग दे देंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी की डेरिवेशन की यदि हम बात करें तो जो पीडीएफ मिलने वाला है उसमें बढ़िया तरीके का पूरा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। बोले निरक्षीय, क्या बोल रहे हैं, निरक्षीय बोले, निरक्षीय का मतलब एकदम सीधा सीधा 20 से ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर मैं क्या बता दूं आपको, यदि ये द्विध्रुव है तो इसकी पूरी की पूरी लंबाई कितनी होगी सर, 2l होगी। 2l मतलब ये इतना l हो जाएगा और ये भी इतना l हो जाएगा। ये यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ठीक है, बात समझ में आ रही,
ये सारी चीजें आपको दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र दिया होगा, नहीं बेटा चित्र बनाना होगा आपको, चित्र बनाने के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यदि अपन लगाते हैं तो भाई यहाँ पर ध्यान देना, मैं कहता हूँ बीपी की घात 2 बराबर बीपी का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। नहीं याद आ रहा, लो भाई लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन में लंब का वर्ग। कोई दिक्कत वाली बात? अब नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्ण क्या है, कर्ण की बात कर लो तो ये हो जाएगा बीपी, ठीक है। और आधार क्या है भाई, हमारे पास आधार है ईपी, ये हो जाएगा एल स्क्वायर धन में आर स्क्वायर। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बीपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर धन में एल स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटाना हो मतलब वर्ग हटाना हो तो क्या लगाऊंगा, करनी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर धन में एल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, बीपी। अब इसी प्रकार से यदि तुम एपी निकालना चाहो, क्या करो, इसी प्रकार से एपी निकालना चाहो तो एपी भी यही आएगा, करनी के अंदर आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। अब अपन विभव निकालते हैं। देखो बेटा, विभव कैसी राशि, हम कहते हैं सर विभव तो अदिश राशि है, और अदिश राशि होने की वजह से क्या होता है, हम उसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि विभव अदिश राशि है तो हम इसको v1 धन v2 निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं कहता हूं ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या है, ए पर स्थित आवेश, ए पर स्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अब इस बिंदु P पर विभव कैसे आएगा, बहुत सिंपल तरीके से विभव आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास Q बटे में AP, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारे पास VA बराबर क्या, ये सिंपल लिख देते हैं, AP का मान बाद में रख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं कि इसी प्रकार से VB क्या आएगा, मतलब कि B के कारण AP पर विभव, ठीक है। कैसे आएगा बेटा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q और बटे में क्या आ जाएगा BP। क्लियर है ये वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर। अब यदि मैं कहता हूं कि कुल विभव क्या आएगा, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं बेटा कि कुल विभव कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर V बराबर VA धन में VB, ठीक है। तो V बराबर VA कितना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q तो Q है, AP की जगह पर लिखेंगे करनी के अंदर R स्क्वायर धन में L स्क्वायर, फिर ठीक है। यहां पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ सकता है, प्रश्न क्या आ सकता है कि सर प्लस का क्यू था माइनस का क्यू है, तो माइनस क्यों लिए हैं सर, जबकि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय माइनस का ध्यान रखते नहीं थे। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, दिशा होती है, तो प्लस और माइनस दिशा बताने के लिए होता है। यहाँ पर क्या ये दिशा वाली राशियां नहीं, ये अदिश राशि है, तो अपन डायरेक्ट प्लस करें, इसलिए प्लस और माइनस लेना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका माइनस बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q बटे में करनी के अंदर R स्क्वायर धन L स्क्वायर, क्योंकि BP और AP दोनों का मान सेम टू सेम, ठीक है। अब जब एक वैल्यू ये दिख रही है, एक वैल्यू दिख रही है, दोनों सेम टू सेम है, माइनस हो रही है, तो कुल विभव कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। हम लिखेंगे लास्ट में ये वाली लाइन कि अतः विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर कुल विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण 0 होता है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिंपल है, ये 3 नंबर में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलो भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के मध्य संबंध व्युत्पन्न कीजिए। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के मध्य हमें संबंध स्थापित करना है। जो हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा सूत्र पढ़ा हमने पढ़ा E बराबर माइनस dV बटे में dr, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अब इसी चीज को हमें सिद्ध करना है, तो आइए सिद्ध करते हैं। मैं कहता हूं हमारे पास यहाँ पर एक प्लस का Q आवेश है, ठीक है, एक बढ़िया सा सुंदर सा प्लस का Q आवेश है। अब प्लस नहीं लगाया सर, अरे भाई माइनस नहीं लगाया मतलब प्लस का ही तो आवेश हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कहता हूं यहां से अपने पास, वैसे तो अपन को जाना है अनंत तक, ठीक है, पर चलो ये R दूरी पर कोई बिंदु अपने पास है A, वहां पर अपने पास एक बढ़िया सा सुंदर सा Q आवेश बैठा है या Q नॉट आवेश बैठा है, ठीक है। मैं कहता हूं इससे अपन को आवेश जो लेकर आना है यहां से यहां तक लेकर आना है, मतलब A से कहां तक लेकर आना है, B तक, ठीक है। अभी ध्यान देना, A पर मैं यदि विभव की बात करूं तो V होगा,
तो यहाँ पर तो जितना अपन पास आएंगे उतना विभव बढ़ता जाएगा, तो ये v प्लस dv होगा। और इन दोनों के बीच की दूरी छोटी सी है इसलिए dr लिख देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर। तो आओ भाई अब अपन करते हैं विद्युत विभवांतर की परिभाषा पे। विभवांतर की परिभाषा क्या है भाई? विभवांतर कहता है सर कि W बटे में यदि आपको Q नॉट निकालना है किसी आवेश के ऊपर किया गया कार्य, तो आपको क्या करना चाहिए सर? VB माइनस VA निकाल लेना चाहिए। मतलब विभवांतर का सूत्र ये है, किसी एकांक परीक्षण धन आवेश के ऊपर जितना कार्य करना पड़ता है, शुरुआत में ये वाली चीज बता चुका हूं मैं आपको। चलो भाई कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र बहुत सिंपल होता है सर, FS cos थीटा और बटे में सर आ जाता है Q नॉट बराबर VB माइनस में VA। अच्छा F क्या है? F क्या है? बल। तो बल का सूत्र तो बट्टा आता है QE और गुणित में आ जाता है S और फिर आ जाता है cos थीटा। अच्छा ध्यान देने वाली बात ये है कि F बराबर QE तो होता है, Q नॉट E लिख रहा हूँ फिलहाल यहाँ। तो S क्या है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है बेटा? यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन अपन ले लेते हैं dr, ठीक है। cos विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dr के बीच में क्या कोण है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है और हम लेकर आ रहे वस्तु इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री। ये हमारे पास E है, ये हमारे पास dr की दिशा है। एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो हम थीटा की जगह पे लिखते हैं 180 डिग्री। बटे में क्या लिखते हैं अपन? Q नॉट बराबर VB कितना है? V धन dV और VA कितना है भाई? V। अभी ध्यान देना कुछ चीजें हैं जो कट जाएंगी, मतलब कैंसिल हो जाएंगी। जैसे कि Q नॉट से Q नॉट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर ये Q नॉट था, Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया। V से सर V खत्म हो गया। क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है सर E डॉट dr। cos 180 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है, तो माइनस E डॉट dr बच रहा है और उस तरफ बच रहा है सर dV। तो ये हो जाएगा E डॉट dr बराबर dV, वो भी माइनस का, dr गुणित में जाके भाग, तो E बराबर माइनस dV बटे dr। ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर आ चुका है। और इस प्रकार से हमने 3 अंकीय प्रश्नों की भी बढ़िया तरीके से तैयारी की। अब इसी को थोड़ा कहानियों में लिख दीजिएगा कि माना इससे r दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है जहां पर Q नॉट आवेश स्थित है, A से B तक लाने में किया गया कार्य। ऐसे बढ़िया तरीके से सुंदरता के साथ लिखेंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और जो हम आपको पीडीएफ देने वाले हैं ना संभव सीरीज में, अरिविहान की तरफ से जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है, उसमें ये पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल भी जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, चीजों को समझते चलें और बढ़ते चलें आगे। अब हम पढ़ रहे 4 अंकीय प्रश्नों की ओर, 3-4 अंकीय प्रश्न देखेंगे और इसके बाद हम करेंगे इस लेक्चर को समाप्त। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वो पहला प्रश्न है हमारा विद्युत द्विध्रुव। क्या है भाई? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्या करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक विद्युत द्विध्रुव लो, उसकी अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु ले लो और वहां पर बढ़िया कैलकुलेशन करते हुए विद्युत विभव की गणना करो। ठीक है, चलो भाई अब तुम्हें इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। और ज्यादा डिटेल में कहाँ मिलेगा? पीडीएफ में। पीडीएफ जो मिलेगी उसमें पूरा सॉल्यूशन होगा, कैसा लिखना है ये भी तुम्हें वहां पे मालूम चल जाएगा। आओ समझाता हूँ। पहले यहाँ पर लेते हैं अपना बढ़िया सा सुंदर सा माइनस का क्यू चार्ज और इस माइनस के क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर, कुछ ज्यादा नहीं कुछ दूरी पर, ठीक है। चलो कहता हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैं ले रहा हूं मैं छोटा सा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर लेता हूं मैं प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। चलो अपने पास क्या बन गया? एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। याद है ना विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय जो दो आवेशों से मिलकर बना हो और दोनों आवेश विजातीय आवेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, ठीक है। अल्प दूरी कितनी थी सर? याद नहीं आ रहा हो तो लो भाई ये भी याद करवा दूं। ये अल्प दूरी है 2a, ठीक है। मतलब कि सेंटर से यदि मैं लूं तो ये इतना a कहला जाएगा और ये भी इतना क्या कहला जाएगा बेटा? a कहला जाएगा, ठीक है। 2a इसलिए लेते हैं ताकि जोड़ने घटाने में आसानी हो जाए। आगे मैं कहता हूं इससे r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। केंद्र से कितनी दूरी पर बेटा? r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, वहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ये अक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में तो शून्य होता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं बेटा ये दूरी क्या होगी? सर पूरा का पूरा r था, इतना हटा दे। इतना क्या है बेटा? इतना यदि तुमको दिख रहा हो तो इतना तो a है, तो मैं कहता हूं सर ये हो जाएगा r माइनस ए। वहां पर यदि मैं यहाँ पर देखूं तो ये हो जाएगा सर r प्लस ए। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर, r माइनस ए r प्लस ए समझ में आ गया समझ में। अब आगे सॉल्व करते हैं। चलो अपन कहते हैं भाई विभव निकालना है। विभव सबसे पहले इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ a, इसका नाम देता हूँ v, ठीक है। अब बिंदु, अब इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिंदु P पर, बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण विभव, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, मैं लिखता हूं VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में AP, ठीक है।
अभी ध्यान देना, ये जो VA है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में, जहां पर लिखा हुआ है AP, यहाँ पर क्या लिखा है AP, वहां पर मैं लिख दूंगा R माइनस A। ये हो गया हमारे पास R माइनस का A। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें आसान है। अब जैसे A का निकाला वैसे B का निकालते हैं। VB क्या होगा? हम कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सर Q, और बटे में AP, सॉरी B है तो ये हो जाएगा BP। ठीक है, अब B से P तक का डिस्टेंस देखो, B से P तक का डिस्टेंस R प्लस A है, तो अपन लिखते हैं VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R प्लस A। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखो, ये माइनस का Q आवेश है तो माइनस लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो यहाँ दिशा का कोई हिसाब नहीं लगाया जाएगा, तो प्लस और माइनस लेना जरूरी आवश्यक हो जाता है। वहीं पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो वहां पे दिशा के हिसाब लगाया जाता है, इसलिए प्लस और माइनस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस केवल और केवल आपको क्या बताते हैं? दिशा बताते हैं। चलिए भाई, अब वैद्युत विभव कैसी राशि? आप कहेंगे सर वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि होने की वजह से क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अदिश राशि होने की वजह से V बराबर VA धन में क्या हो जाएगा? VB। VA कितना है? VA है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया Q बटे में क्या हो गया? R माइनस A। माइनस का साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारे पास Q, और ये हो गया R प्लस A। सर माइनस कहां से आया? बीच में प्लस लगा था, देखो इसमें माइनस है, इसका माइनस मैंने बाहर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, जो भी चीज ओवेनिस्ट मतलब कि कॉमन ले सकते हैं, लेते हैं, वो है हमारे पास Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचा क्या अंदर? 1 में R माइनस A, ब्रैकेट में लिख देते हैं, और बटे माइनस करके 1 में R प्लस A। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे सर? लघुत्तम समावर्तक लेंगे। क्या है? LCM, लासा लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, लासा लिया जाएगा। लासा कैसे लिया जाएगा? बहुत सिंपल है, लघुत्तम समापवर्तक लेना। क्या कर दीजिए, जब ना आ रहा हो कुछ भी दिमाग में तो कर दीजिए इन दोनों का गुणा, इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात त्रियक गुणा। ठीक है, त्रियक गुणा केवल बोलने के लिए है, कहने का अर्थ है इसका यहाँ पर गुणा और इसका यहाँ पर गुणा। ठीक है, R माइनस ए R प्लस ए, ऐसा नहीं लगता भाई कि ये सूत्र लग रहा है A प्लस बी इंटू में A माइनस बी का? हाँ, A प्लस बी, A धन B धन गुणित में A धन B, सॉरी A ऋण B, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये हो जाएगा R की घात 2 माइनस A की घात 2, इसका यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा R धन A माइनस R, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? A। ध्यान देना, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास? A। आगे ध्यान देना, मैं कहता हूं देखो R प्लस का R माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब जो बच रहा है उसका हिसाब लगाते हैं। कौन बच गया भाई? ये A और A दो बच गए, तो 2A लिख देंगे हम लिखते हैं सर आया V बराबर Q बटे में, या एक काम करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणित में, यहाँ पर A और A 2A बचे तो 2A लिखा, और अपॉन में बचता है सर हमारे पास R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये 2A गुणित में Q, 2A क्या है? द्विध्रुव की लंबाई और एक आवेश। एक आवेश को जब द्विध्रुव की लंबाई से, कोई भी एक आवेश को द्विध्रुव की लंबाई से गुणा करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आता है। P याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P बटे में हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं सर। क्या मैं विशेष स्थिति की चर्चा कर लूं? जी सर, हम करते हैं विशेष स्थिति की चर्चा। अब विशेष स्थिति की चर्चा में क्या कहूंगा? मैं कहूंगा यदि R बहुत ज्यादा छोटा हो, सॉरी बहुत ज्यादा बड़ा हो A से, मतलब ये तो बहुत छोटा होता है ना, और R बहुत दूर लिया जाएगा। यदि ऐसा हो तो अपन A स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ा जा सकता है, या नमान्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अब मिला मुझे सही शब्द, नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया P, और बटे में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट R स्क्वायर। तो ये भी एक सूत्र है, पर मुख्य सूत्र आपका ये है, वो केवल विशेष स्थिति पर लागू होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना कर ली। ये जल्दी से नोट्स बना लीजिए, और साथ ही साथ अपनी PDF पर भी काम कीजिए, और PDF पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी तो प्रैक्टिस करनी है, उसमें थ्योरी मिलेगी, पर जो अभी समझाया ना मैंने उसको जरूर नोट करते चले। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरे होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कीजिए, सॉरी व्युत्पन्न कीजिए। IMP क्वेश्चन है, तो मतलब IMP है,
अच्छे से दिमाग लगा के ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी को आपको लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर एक प्लस का क्यू आवेश भी रख देता हूँ, ठीक है। प्लस का क्यू आवेश इस प्लेट को मैं जब देता हूँ तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो यहाँ पर प्लस का क्यू बना है, यहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, या होना भी चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए हैं, तो यहाँ पर तो कोई ऋणात्मक आवेश नहीं होगा। ये प्लस की वजह से यहाँ ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, तो यहाँ कैसा रहेगा, धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी प्लेट है। मैं कहता हूँ इस गुटके की मोटाई टी है, गुटका, याद रखना गुटका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंग्रेजी वाले बोल देंगे, हम बोलेंगे परावैद्युत गुटका, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर इसकी मोटाई टी है, यहाँ पर डी है। मैं कहूँ हवा कहाँ पर है, मैं कहूँ वायु कहाँ कितनी जगह में है, हम कहेंगे सर वायु कितनी जगह में है, डी माइनस टी जगह में। क्यों, पूरा का पूरा 10 मीटर है, 2 मीटर में ये है तो 8 मीटर में तो हवा हो गई ना, तो मैंने लिखा वायु कितनी जगह पे है, डी माइनस टी जगह पे है। वहीं पर यदि मैं परावैद्युत की बात करूं कि परावैद्युत की कितनी जगह पर है, तो आप बोलेंगे सर वो तो टी जगह पर है, ठीक है। टी जगह का मतलब क्या हुआ बेटा, दूरी, ठीक है। अब अपन आगे करते हैं कुछ सूत्रों का हिसाब, ठीक है। ई बराबर क्या होता है बेटा, माइनस डीवी बटे में डी आर, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको छोटा शॉर्ट में लिख सकता हूँ, v बटे में d, मतलब v क्या है, विभव, और d मतलब कि डिस्टेंस। अब यदि मैं विभव का ही हिसाब लगाना चाहूँ तो विभव क्या आ जाएगा हमारे पास, विभव आ जाएगा सर E गुणित में d, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित में डिस्टेंस मतलब की दूरी। क्या कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें लिखी हुई है और आपको भी समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई यदि मुझे कुल विभव निकालना है, देखिए कुल विभव निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, विभव निकालना चाहिए, ए एयर के लिए लिख रहा हूं और डी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए लिख रहा हूं, दोनों का जोड़ दूं, है ना। तो विभव बराबर क्या आ जाएगा, वी क्या हो जाएगा भाई, ई एयर के लिए, और एयर में जो दूरी है, देखो ई का डी से मल्टीप्लाई करना है ना, डी मतलब की दूरी, तो जो एयर में दूरी है वो डी माइनस टी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये डी माइनस टी, क्या लिखता हूँ बेटा यहाँ पर लिखता हूँ डी माइनस टी, प्लस में क्या हो जाएगा, ई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए मैं डी लिख रहा हूँ, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास, टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डी लिख दिया, फिर बाद में छोड़ देंगे अपन। एयर में क्या होता है बेटा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। आपको यदि प्लेट के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया हो पिछले चैप्टर में, ठीक है, और ये हो जाएगा डी माइनस टी। परावैद्युत माध्यम है तो यहाँ पर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट तो आएगा, साथ में के भी आएगा। के क्या है, परावैद्युतांक का गुणा कर रहे हैं क्योंकि परावैद्युत माध्यम है, गुणित में आ जाएगा टी। जो कॉमन है उसको बाहर करते हैं, जैसे सिग्मा और बटे में एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर कर दी। अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचा डी माइनस टी और प्लस में टी, और बटे में क्या बच रहा है हमारे पास, के बच रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। अब यदि हमारे पास विभव आ चुका है तो हमारे पास धारिता निकालना है। धारिता का सूत्र क्या होता है, Q बराबर में CV, तो C बराबर क्या होता है बेटा, Q बटे में V। तो Q तो ठीक है, लिखते हैं ऊपर, और V का मान यहां से उठा के रख देते हैं। क्या है, सिग्मा, सिग्मा क्या है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी माइनस टी, और प्लस में क्या है, टी बटे में के, ठीक है। चलिए सिग्मा क्या होता है भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का यदि आप हिसाब लगाना चाहें तो वो होता है बेटा सिग्मा इज इक्वल टू आवेश बटे में क्या है, क्षेत्रफल। अब यदि मैं सिग्मा का मान यहाँ पे रख दूं तो और अच्छी बात होगी, ये हो जाएगा क्यू बटे में, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस में टी बटे में के। क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, ये तो D है तो D लिखते हैं, और दोनों में से T कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में K। ये हमारा विद्युत धारिता का सूत्र आ गया जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ी बहुत कहानियों के साथ लिखेंगे, पूरे पूरे 4 अंक के 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसे करते हैं सेव, करते हैं क्लीन, और देखते हैं हम अपने इस लेक्चर का एक सुंदर सा अंतिम प्रश्न की वो अंतिम प्रश्न क्या है। और अंतिम प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वतीकरण में ऊर्जा की हानि होती है। क्या सिद्ध करना है, आवेशों के पुनर्वतीकरण में ऊर्जा की सदैव हानि होती है। यह रिक्त स्थान में भी मैं आपके लिए लेकर आ चुका था, ठीक है। अब अपन उसको सिद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास दो बढ़िया तरीके के चालक है, ठीक है। इसकी धारिता C1,
इसकी धारिता क्या है C1, इसकी धारिता क्या है C2, इसका विभव V1, इसका विभव क्या है अपने पास V2 है। ठीक है, आगे इसको यदि मैं तार से जोड़ देता हूं तो क्या होगा, जब तार से जोड़ूंगा तो एक में से दूसरे में आवेश लगातार प्रवाहित होना चालू हो जाएंगे और आवेश का प्रवाह तब तक बना रहेगा जब तक दोनों का एक विभव कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ विभव नहीं बन जाता है। ठीक है, जब तक दोनों का विभव सेम नहीं हो जाएगा तब तक आवेश प्रवाहित होते रहेंगे और जैसे ही विभव सेम होगा आवेश प्रवाहित होना रुक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई मैं कहता हूं शुरुआत में बताओ भाई ऊर्जा का सूत्र तो तुमको मालूम होगा, हाफ CV² होता है। तो कहता हूं पहले वाले की ऊर्जा बताओ। आप कहेंगे सर पहले वाले की ऊर्जा है हाफ C1V1²। आप कहेंगे सर दूसरे वाले की ऊर्जा है हाफ C2V2²। आप कहेंगे सर शुरुआत में कुल ऊर्जा यदि निकालना चाहते हैं आप तो दोनों को जोड़ दीजिए, हाफ दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा C1V1² धन C2V2² और बटे में क्या आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है, तो अपन लिखा C1V1² धन C2V2² और बटे में क्या लिख दिया अपन ने 2 लिख दिया। अब अपन करते हैं फाइनल एनर्जी की चर्चा। फाइनल मतलब कि अंतिम ऊर्जा क्या रहेगी, अंतिम ऊर्जा मतलब क्या निकालेंगे भाई, U फाइनल। कैसे निकालेंगे, हाफ CV का स्क्वायर, C मतलब की धारिता, तो ये हो जाएगी C1 धन C2। क्या हो जाएगी धारिता, C1 धन C2। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर निकालता हूँ। सबसे पहले उसके पहले यहाँ पर जो V मतलब कि उभयनिष्ठ विभव निकालना पड़ेगा, उसका मान निकाल लेता हूँ। उभयनिष्ठ विभव कैसे निकाला जाएगा, देखो बेटा Q बराबर क्या होता है CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे में C, मतलब कि कुल आवेश बटे में कुल धारिता। कुल आवेश कितना होगा बेटा Q1 धन Q2 और कुल धारिता क्या होगी बेटा C1 धन C2। Q1 क्या होगा, Q इक्वल टू CV होता है ना, तो Q1 क्या हो जाएगा C1V1 और ये हो जाएगा C2V2 अपॉन में C1 धन C2। तो यदि मैं उभयनिष्ठ विभव लिखना चाहूं तो वो लिख दूंगा मैं V बराबर C1V1 धन C2V2 और बटे में क्या आ जाएगा C1 धन C2। ठीक है, ये उभयनिष्ठ विभव है जिसका उपयोग मैं अभी करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं अंतिम ऊर्जा निकालता हूं। अंतिम ऊर्जा निकालने के बाद मान रखता हूं और धीरे धीरे इस लेक्चर को करता हूं समाप्त। ठीक है, चलो भाई अभी आई मतलब कि इनिशियल होता है प्रारंभिक ऊर्जा। अब मैं अंतिम ऊर्जा की तरफ बढ़ता हूं फाइनल। तो क्या होता है हाफ CV², C की जगह पे लिखेंगे हम लिखेंगे C की जगह पर C1 धन C2। ठीक है, और V की जगह पर उभयनिष्ठ विभव इसका स्क्वायर लिखेंगे जो होगा हमारे पास C1V1 धन C2V2 इस पूरे की घात 2 और बटे में क्या आ जाएगा C1 धन C2 की घात 2। ये घात 2 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। हमारा फाइनल जो अंतिम ऊर्जा आएगी वो आएगी भाई बेटा हमारे पास C1V1 धन C2V2 इस पूरे की घात 2 और बटे में क्या आ जाएगा C1 धन C2 और साथ में गुणा होगा किसका 2 का। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। अब अपन कह रहे हैं ऊर्जा की हानि हुई। ऊर्जा की हानि हुई मतलब पहले 100 रही होगी तो आप कितनी हो जाएगी 50, 40, 80, ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। मतलब कि ऊर्जा की हानि हुई मतलब कि मैं कहता हूं 100 में से क्या हो जाएगी 80। तो यदि मेरे को पता करना है कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया तो कैसे पता करूंगा, देखो बेटा डेल्टा U मैं क्या करूंगा शुरुआत वाली ऊर्जा मतलब कि U इनिशियल में से बाद वाली ऊर्जा मतलब U फाइनल क्या कर दूंगा घटा दूंगा। तो चलो डेल्टा U इनिशियल मतलब शुरुआत वाली ऊर्जा कितनी है ये लिखिए, तो हम लिखते हैं C1V1² धन C2V2² और बटे में क्या लिखता हूं 2 माइनस अंतिम ऊर्जा क्या है ये निकाली अपन ने, तो ये हो जाएगा C1V1 धन C2V2 का होल स्क्वायर और बटे में 2 गुणित में C1 धन C2। ठीक है, ये स्क्वायर थोड़े से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसी को अपन को सॉल्व करना है, अपना उत्तर आ जाएगा। उत्तर कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, बस छोटे छोटे सूत्र मालूम होने चाहिए। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यदि ये मालूम होगा तो आ जाएंगे उत्तर। ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा U ही निकाल रहे हैं हम, ये हो जाएगा C1V1²। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा C1 धन C2 जो लिखा है, यदि मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो यहाँ तो C1 धन C2 है नहीं, तो C1 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ये क्या होगा बेटा, C1 का जब इससे गुणा होगा तो C1 2 बार है, तो C1 की घात 2 मतलब कि C1² और V1² हो जाएगा। अब स्क्वायर तो तुम समझते ही होगे। ठीक है, आगे C1 का जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो C1 और C2 2 बार है, तो ये हो जाएगा प्लस करके C1 C2 और V1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करके अब C2 का गुणा कर रहा हूं, C2 का जब V1 C1 से करूंगा तो C1 C2 V1², ये हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर और फिर इससे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा C2² और V2²। माइनस का निशान लगा के a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं, a² धन b² धन 2ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 और V1 V2 और बटे में क्या आएगा, इस पूरे के बटे में आएगा बेटा 2 इंटू में C1 धन C2। ठीक है, अब ये ध्यान देना, जो चीजें काटी जा सकती है काटते हैं, जो चीजें काटी जा सकती हैं काटते हैं, जैसे कि C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास डेल्टा U के नाम पर, हमारे पास बच रहा है C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान देना, यहाँ पर V1 लिख दिया और यहाँ पर भी V1 लिख दिया है, तो कोई एक देखो देखो एक तो V1 है और एक V2 है, तो कोई भी एक V2 होना था, हम इसको V2 कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास माइनस में आएगा 2C1 C2 और V1 V2, बटे में क्या आएगा हमारे पास, बटे में आएगा 2 इंटू में C1 धन C2। ध्यान दो, ऊपर सब में C1 C2 दिखाई दे रहा है, तो C1 C2 ऊपर सब में से कॉमन ले सकता हूँ, डेल्टा U हो जाएगा C1 C2 बचेगा V1 स्क्वायर धन V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और बटे में क्या आ जाएगा 2 इंटू में C1 धन C2। ये लग रहा है ना A माइनस B के होल स्क्वायर का सूत्र, तो बस यही लगा देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा C1 C2 और V1 माइनस V2 की घात 2 और बटे में क्या आ जाएगा, एक बार फिर से लिखता हूँ, C1 C2 और क्या हो जाएगा V1 माइनस C1 C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 की घात 2 और बटे में आ जाएगा 2 इंटू में C1 धन C2। अभी ध्यान देना कि V1 देखो C1 C2 C1 C2 सब प्लस में रहने वाले हैं, जो V1 माइनस V2 है यदि प्लस में आएगा पर स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस में रहेगा, माइनस में है तब भी घात 2 है, यदि माइनस 2 का स्क्वायर करो तब भी प्लस का ही 4 आएगा, मतलब कि जो चेंज इन एनर्जी है, मतलब कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये हमेशा धनात्मक रहेगा। अब बताओ 2 में से 4 घटाऊं तो क्या आएगा, अब बोलेंगे सर माइनस का 2, मतलब छोटी वैल्यू में से, ध्यान देना, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाऊं तो माइनस में आएगा। अच्छा 4 में से 2 घटाऊं तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा सर। इसका अर्थ है जब प्लस की वैल्यू आ रही है मतलब बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को माइनस किया है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना मतलब ui क्या है, बड़ी वैल्यू, मतलब कि ui क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और यूएफ क्या है, कम है, अर्थात क्या है, बड़ी में से कम। ui मतलब कि शुरुआत की ऊर्जा, यूएफ मतलब कि बाद की ऊर्जा, शुरुआत में ऊर्जा ज्यादा थी, बाद में ऊर्जा कम हो गई, अर्थात ऊर्जा का क्या हुआ, ह्रास हुआ है, ऊर्जा की हमेशा क्या हुई है, हानि हुई है, अर्थात आवेशों के पुनर्वतीकरण में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है। चलिए भाई, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के साथ मैंने किया इस लेक्चर को समाप्त। संभव सीरीज में इसी प्रकार से और भी लेक्चर आते रहेंगे, साथ ही साथ इसी चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी हम लगातार सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, वो जो 40 दिन का टाइम टेबल मिला है उस टाइम टेबल को पकड़ के बैठो, पूरी उसके हिसाब से तैयारी कर डालो, और जो जो आपको पीडीएफ मिल रहा है उस पीडीएफ को देखो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, तो 85% से लाने, 85% क्यों बोलूं, मैं कहूंगा 85% से भी तुम ऊपर 90% तक ले जाओगे, क्योंकि पढ़ाई तुम करोगे। याद रखना, अरिविहान है तो संभव है। संभव सीरीज में इसी प्रकार के नए लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा गुड डे एंड थैंक यू।